नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब नीतीश का नंबर, नए दावे ने मचा दिया हड़कंप। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी, नई श्रम संहिता से रोजगार की सुरक्षा को खतरा, खड़गे ने गिनाई इसकी कमियां। आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की जाति जनगणना बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात, राहुल गांधी बोले मेरे सवाल का जवाब चौंकाने वाला। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी ट्रंप की गले मिलने वाली कूटनीति ठंडे बस्ते में, जयराम रमेश ने पीएम पर कसा तंज। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि एमसीडी उपचुनाव में उलटफेर, बीजेपी की कम गई सीटें, कांग्रेस को फायदा, 12 वार्ड में कहां से कौन जीता, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब नीतीश का नंबर, नए दावे ने मचा दिया हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में प्रेम कुमार के स्पीकर बनते ही भयंकर हंगामा खड़ा हो गया है। बिग ब्रेकिंग सामने आई है कि बिहार सरकार के मामलों पर एक तरफा जीत दर्ज कर सीएम साहब के चाणक्य जी का अगला टारगेट सीधे नीतीश कुमार हैं, यानी नीतीश कुमार की सीएम वाली कुर्सी फंस गई है। जैसे ही ये बड़ा दावा सामने आया है, भयंकर हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि ये दावा कोई मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि राजनीति के उस गलियारे से ही निकलकर सामने आया है जहां से इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। पीएम के बहुत करीबी की ओर से ये खबर लीक हुई है कि बिहार में ऑपरेशन लोटस शुरू होने जा रहा है। ये दावा कहां से और कैसे सामने आया है और पीएम साहब के किस करीबी ने बिहार में गेम पलटने की और इशारा कर दिया है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बिहार में जिस तरह से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और आनंद फानन में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ है, तो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार पीएम साहब और उनके चाणक्य को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। लेकिन शपथ के दूसरे ही दिन इसकी कलई खुलनी शुरू हो गई। जैसे ही मंत्रियों की लिस्ट सामने आई, तब लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि गेम पलट चुका है, क्योंकि 20 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब नीतीश कुमार से उनका गृह मंत्रालय छिन गया हो। ऐसे में साफ हो गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा ये जरूर थी कि नीतीश कुमार को घुटने पर लाया जाए, क्योंकि जेडीयू में पहले से ही मोदी लॉबी विकसित हो चुकी थी और ऐसे में नीतीश को ही टकराने की उम्मीद थी। परंतु गृह मंत्रालय छीनने के बाद ये बात साफ हो गई कि नीतीश भी अब पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के प्रेशर में आ चुके हैं। लेकिन इस बीच दो बड़े दावे सामने आए थे। पहला ये था कि नीतीश कुमार एक्शन में हैं, वो स्पीकर पद किसी भी कीमत पर बीजेपी के पक्ष में नहीं जाने देना चाहते हैं, और दूसरा ये कि केंद्र से आने वाले कुछ आईएएस और पीसीएस को लेकर तकरार है। आपको बता दें कि जब स्पीकर का नामांकन हुआ तो प्रेम कुमार ने नामांकन किया, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अंदर खाने में कुछ न कुछ बहुत बड़ा और भयंकर चल रहा है। आखिर जो नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छीनने के बाद अचानक एक्शन में आए थे और स्पीकर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, अचानक उनको ऐसा क्या हो गया कि वो प्रेम कुमार के नाम पर मान गए और प्रेम कुमार स्पीकर हो गए। आपको बता दें कि नीतीश सरकार का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी के पास सरकार में 2 डिप्टी सीएम, गृह विभाग जैसा अहम पद, स्पीकर और कम से कम 4 बड़े विभागों और कैबिनेट मंत्रियों की तैनाती है। ये जलवा किसी भी बीजेपी सरकार से कम नहीं है। शासन सत्ता चलाने के लिए गृह जैसे विभाग का होना और विधानसभा चलाने के लिए स्पीकर के पद का होना, ये बीजेपी को सुपर बनाता है और ये कहीं ना कहीं मैसेज देता हुआ दिखाई देता है कि बीजेपी की ही सरकार में चल रही है। और अब यही दावा विपक्ष के 2 बड़े नेताओं की ओर से आया है। आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाएगी, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग भी जेडीयू से बीजेपी ने ले लिया है, 2 डिप्टी सीएम भी बीजेपी से है, बड़ा भाई बीजेपी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के राज्यों में बीजेपी खेल कर चुकी है, उसी तरह खेला यहाँ बिहार में भी होगा। दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल आईआईपी के अध्यक्ष और विधायक आईपी गुप्ता ने भी इसको लेकर दावा किया है। दोस्तों आपको बता दें कि महागठबंधन के नेता भले ऐसा दावा कर रहे हो, लेकिन बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। गृह विभाग, 2 डिप्टी सीएम का पद, स्पीकर पद, सब आपसी सहमति से हुआ है और विपक्ष भ्रम फैला रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इसके उलट दावा किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से कहा है कि एनडीए अपने आप में मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटों के साथ हम लोगों का गठबंधन है। विपक्ष के विधायक
विधायकों को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि मैं मानता हूं कई ऐसे विधायक हैं जिनका इस बात का एहसास हुआ है कि एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोगों के संपर्क में हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है और चिराग के इस दावे के बाद हड़कंप मच गया था और ये बात कही जाने लगी थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस की तैयारियों में जुटी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार मजदूर विरोधी नई श्रम संहिता से रोजगार की सुरक्षा को खतरा, खड़गे ने गिनाई खामियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मोदी सरकार पर मजदूर विरोधी और पूंजीपति समर्थक होने का आरोप लगाया और दावा किया कि हाल ही में लागू 4 श्रम संहिताओं के कारण श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा एवं स्थायित्व खतरे में पड़ गया है। खड़गे कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने श्रम संहिताओं के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की जाति जनगणना बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात, राहुल गांधी बोले मेरे सवाल का जवाब चौंकाने वाला। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जाति जनगणना के सवाल पर घेरने का प्रयास किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि सरकार के पास इसको लेकर न कोई ठोस रूपरेखा है, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट के साथ संसद में उनके द्वारा उठाए गए सवालों और सरकार के जवाब की फोटो पोस्ट करते हुए कहा कि संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और ना ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। मोदी सरकार की जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी ट्रंप की गले मिलने वाली कूटनीति ठंडे बस्ते में, जयराम रमेश ने पीएम पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच मतदाता संबंधी अमेरिकी दावे को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया कि अब इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इनके और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गले मिलने वाली कूटनीति ठंडे बस्ते में जा चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई शांति समझौते किए हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान जैसा बेहद खतरनाक समझौता भी शामिल है और अमेरिका की विदेश नीति को नया आकार देने के लिए वो श्रेय के पात्र हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 10 मई 2025 को शाम 5:37 पर रूबियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अचानक बंद करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद 6 अलग अलग देशों में कम से कम 61 बार ये दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप के कारण ऑपरेशन सिंदूर रुका था। रमेश का कहना है कि अब रूबियो ने एक बार फिर दुनिया को ये याद दिलाया जो ट्रंप बार बार कहते रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी ट्रंप के बीच की अग्लोमेसी अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी चुनाव में उलटफेर, बीजेपी की कम गई सीटें, कांग्रेस को फायदा। 12 वार्ड में कहां से कौन जीता? दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। एमसीडी उपचुनाव में भाजपा को घाटा हुआ है जबकि कांग्रेस को फायदा हुआ है। आम आदमी पार्टी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। भाजपा 7 सीटों पर जीतने में कामयाब रही, पिछली बार से 2 सीट कम है। 30 नवंबर को जिन 12 वार्ड में मतदान हुआ था उनमें से 9 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी जबकि बाकी पर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, सरकार की नाक के बीच आयोग पूरी तरह से सक्रिय। मंडी जिले में पहुंचे 8 लाख बैलेट पेपर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बेशक अभी पंचायती चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई हो, लेकिन जिला प्रशासन के पास 8 लाख बैलेट पेपर और 11,247 के करीब बैलेट बॉक्स पहुंच गए हैं जिनको संबंधित ब्लॉक को भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग के आदेश अनुसार तय समय पर सामग्री को लाया गया है। मंडी जिला की 555 पंचायतों में आगामी समय में चुनाव होना है। सभी पंचायतों के पुनर्गठन और रोस्टर जारी नहीं हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी उप आयुक्तों को चुनाव की सामग्री उठाने के आदेश दे दिए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत को नॉर्थ कोरिया जैसे फांसीवादी मुल्क में बदला जा रहा है, संचार साथी ऐप को लेकर बोले कांग्रेस सांसद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई यह है कि नॉर्थ कोरिया में एक रेड फ्लैग इसी तरह का ऐप है जो जबरदस्ती अपलोड किया जाता है।
हिंदुस्तान को नॉर्थ कोरिया जैसे फांसीवादी मुल्क में बदला जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा पहाड़ियों के लिए डेथ वारंट है ये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली और उसके सटे इलाकों में प्रदूषण का प्रकोप जारी है और हर कोई इससे परेशान और त्रस्त है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए लेख लिखा है और इस लेख के जरिए उन्होंने अरावली की पहाड़ियों से लेकर एयर और जल प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई और उन्होंने अपने लेख में अरावली की अवैध खनन और से जो उससे क्षति हो रही है उसे माफियाओं के लिए न्योता देना बताया। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी ने किया खेल, गृह विभाग के बाद अब स्पीकर पर किया कब्जा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव भले ही एनडीए ने जीता हो और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन नीतीश कुमार का कद बिहार में भाजपा कम करती जा रही है। दरअसल सीएम भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन बिहार में बड़े भाई का किरदार भाजपा ही निभा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा ने नीतीश के नाक के नीचे से गृह विभाग तो पहले ही ले रखा था, अब स्पीकर भी भाजपा ने खुद का ही चुना है। ऐसे में ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके तहत भाजपा एक के बाद एक पद उनसे छीनती जा रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में आज का दिन अहम रहा क्योंकि विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को चुना गया। उन्होंने स्पीकर पद की शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्हें स्पीकर के आसन तक लेकर आए। बता दें कि 1 दिसंबर को प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था और खास बात यह रही कि विपक्ष की ओर से किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। विधानसभा में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण डॉक्टर प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था। नामांकन के आखिरी तय समय तक विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार बीजेपी के सबसे वरिष्ठ एवं प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं और वो गया शहर से लगातार 9 बार विधायक चुने गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा में गूंजा किसानों का मुद्दा, कमलनाथ बोले मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, बीजेपी सरकार किसानों के साथ कर रही है अन्याय। जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अव्यवस्था में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों की पूरी तरह उपेक्षा कर रही है और उनके साथ अन्याय कर रही है। मंगलवार को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में किसानों की समस्या को उठाया और कहा कि किसान अकेला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हम किसानों की आवाज खेतों से उठाकर विधानसभा तक पहुंचाएंगे और किसानों के खिलाफ खड़ी सरकार से हर सवाल पूरी ताकत से पूछेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी धांधली, चुनाव आयोग ने ईआरओ और डीईओ से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक अजीब और गंभीर स्थिति सामने आई है, जहां राज्य के कुल 2208 मतदान केंद्रों से एक भी नील अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं लौटा है। यानी इन 2208 बूथ पर कोई भी ऐसा मतदाता नहीं मिला जिसकी मृत्यु हो गई हो, जो स्थानांतरित हो गया हो या जिसका नाम एक से अधिक जगहों पर डुप्लीकेट हो। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार कुल 2208 बूथ ऐसे पाए गए जहां से एक भी नील अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं लौटा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों में बदलाव, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी ईवीएम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों के ऐलान को आगे बढ़ा दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत सभी चुनाव वाले निकायों के लिए 21 दिसंबर को एक ही दिन गिनती करके आदेश दिया गया है। इस आदेश से राज्य चुनाव आयोग की वोटों की गिनती करने और इस बुधवार को नतीजे घोषित करने की मूल्य योजना रद्द हो गई है और इसका मतलब यह है कि मंगलवार को हुए चुनावों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगभग 3 और हफ्तों तक सुरक्षित रहेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग एक जोकर है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने चुनाव स्थगित होने को बताया सुनियोजित साजिश। या दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश के चलते 24 नगर परिषदों और 76 अन्य नगर परिषदों व नगर पंचायतों के 154 वार्डों के चुनाव अचानक 20 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। चुनाव स्थगित किए जाने पर शिवसेना ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग पर हमला बोला है। पार्टी ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के 154 वार्डों के चुनाव अचानक 20 दिसंबर तक स्थगित करने के आयोग के फैसले को सुनियोजित राजनीतिक चाल बताया है। शिवसेना का कहना है कि इस कदम से महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एसईसी ने यह साबित कर दिया है कि उसकी सोच सही नहीं है और उसके पास इतनी अचानक चुनाव स्थगित करने का अधिकार
नहीं है। चुनाव आयोग एक जोकर है। दरअसल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दल ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में SEC को राजनीतिक खेल का जोकर करार दिया। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि सरकार खासकर भाजपा ने चुनाव आयोग को अपना जोकर बना लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। SIR एक महत्वपूर्ण मुद्दा, हम बहुत पहले से सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। जी दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को कहा कि SIR एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी बहुत पहले सवाल उठाती रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बातचीत में कहा कि हम बिहार चुनाव से बहुत पहले SIR पर सवाल उठा चुके हैं। कर्नाटक में सबूत के साथ बहुत कुछ बता चुके हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में सबूत पेश कर चुके हैं, लेकिन अब तक चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं आया है। SIR एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज बंगाल भाजपा को भी समझ में आ रहा है कि SIR में क्या मुद्दे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस पर क्या बोलना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर पवन खेड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आने दीजिए, फिर उस पर चर्चा होगी। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और हर राज्य की अपनी अपनी राजनीति है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीटिंग में कांग्रेस नेता शशि थरूर के शामिल होने पर पवन खेड़ा ने कहा कि शशि थरूर बैठक में आए या फिर नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई स्टोरी बनती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेशनल हेराल्ड पर नई FIR दर्ज, कांग्रेस का दावा, न्यायपालिका रोकेगी सत्ता का दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि उसे विश्वास है कि न्यायपालिका इस राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के प्रयासों पर इंसाफ करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि 12 साल बाद अचानक कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने वाले पुराने मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की गई है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार और ED के पास ताजा आरोप खत्म हो गए हैं। जब तथ्य कम हो गए तो नाटकबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि चुनिंदा ढंग से अभियोजन फिर से पुराने आरोप लगाने और विरोधियों को कटघरे में रखने का एक परोक्ष प्रयास किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि न्यायपालिका इस राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के नासमझ प्रयास को लेकर न्याय करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान मजदूर मोर्चा का 5 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन, बिजली बिल 2025 के खिलाफ बड़ा विरोध। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी सांसदों का SIR के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन, संसद में चर्चा की मांग। जी दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सांसदों ने शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव सुधारों के विषय पर चर्चा की मांग और विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार के निकट एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, DMK नेता TR बालू और कई अन्य विपक्षी सांसद शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसद अवधेश प्रसाद ने SIR को लेकर साधा निशाना, बोले PDA वर्ग को वोट के अधिकार से वंचित रखना चाहती है बीजेपी सरकार। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार वोट के अधिकार से PDA वर्ग के लोगों को वंचित रखना चाहती है। उन्होंने मांग उठाई कि SIR जैसे मुद्दे पर संसद के अंदर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने यहां पर बातचीत में कहा कि SIR का विषय एक मुद्दा नहीं बल्कि एक ज्वलंत समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ऐसी हालात पैदा कर दी गई है कि लोकतंत्र पर खतरा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया जो सबसे कीमती है। बीजेपी सरकार इस अधिकार से लोगों को वंचित रखना चाहती है। दोस्तों, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि SIR के तहत BLO को जिम्मेदारी सौंपी गई जिसमें पार्टी विशेष और जाति विशेष के लोग शामिल हैं। PDA के लोगों को फॉर्म नहीं दिया जा रहा है या उन्हें गुमराह किया जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी जिले में 40% से अधिक फॉर्म नहीं बटा है। इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 3 महीने का समय होना चाहिए, तभी सही से काम हो पाएगा। सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अगले साल चुनाव होना है। फिर भी SIR को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों? सपा सांसद ने कहा कि विपक्ष के लोग सदन में इन्हीं समस्याओं को लेकर बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती है। इस तरह से सत्ता पक्ष देश में दलितों, पिछड़ों और
अल्पसंख्यकों के वोट काटना चाहता है, वो उन्हें मतदान से वंचित रखना चाहते हैं। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की एकजुटता ने कर्नाटक में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को कर दिया फेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक चाल नाकाम हो गई है। कांग्रेस ने वो काम कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी को बिल्कुल नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने बीजेपी के पूरे प्लान को उलट दिया है और उसकी राजनीतिक जमीन खिसका दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को दावा कर चुके थे कि कांग्रेस में टूट तय है। उन्होंने कोई हवा में तीर नहीं चलाया था, बल्कि ये वही बयान था जिसके पीछे बीजेपी की राजनीति और रणनीति पूरी तरह से सक्रिय थी। लेकिन आखिर में हुआ इसका उल्टा। कांग्रेस ने बीजेपी की हर चाल को पहचान लिया और उसे औंधे मुंह गिरा दिया। दरअसल ये कहानी है एक बड़ी सियासी साजिश की जिसे बीजेपी ने रचा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे धूल चटा दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों के विपरीत कर्नाटक में औंधे मुंह गिर पड़ी है। पीएम मोदी ने बिहार में प्रचंड जीत के बाद सार्वजनिक रूप से कांग्रेस में विभाजन की भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस टूट जाए, जो दिखाता है कि ये बात केवल हवा में नहीं थी बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित प्रयास था। बीजेपी की रणनीति साफ थी, कांग्रेस को हर हाल में कमजोर करना, क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी और कांग्रेस की बढ़ती शक्तियों से दिख रही है।